May I come in, sir? Yes, please do. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Please take your seat. Thank you, sir. You're Mr. Himanshu. Yes, sir. हिमांशु हिंदी में सहज हैं? Yes, sir. हिंदी में. हिंदी में सहज हैं और वैक्सीन तो ले ही चुके होंगे? Yes, sir. वैक्सीन ले चुके. वैक्सीन ले चुके हैं तो मास्क हटा लीजिए. Thank you, sir. Thank you, sir. कंफर्टेबल हैं? Yes, sir. चलिए तो फिर शुरू करते हैं. मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना परिचय दें. थोड़ा सावधानी बरतेंगे. आपको अपना नाम फिर से नहीं बताना है. अपनी जाति, धर्म, संप्रदाय मतलब पहचान वाली कोई चीज़ नहीं बताना. Yes, sir. सर मैंने अपनी स्कूलिंग सरस्वती विद्या मंदिर से की है. उसके बाद महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से 2018 में स्नातक पूरा किया है. जहाँ तक रुचियों की बात है तो क्रिकेट खेलना मेरी रुचि है. वर्तमान में मैं सर सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहा हूँ और उत्तर प्रदेश सिविल सेवा में मेरा दूसरा प्रयास है और पहला इंटरव्यू है. तो आप 2018 में ग्रेजुएट होने के बाद से बस नौकरी की तलाश कर रहे हैं. यस सर. क्यों सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं? सर सिविल सेवाओं में आने के कई सारे कारण हैं. पहली बात तो ये कि एक अच्छा गुड करियर ऑप्शन है. दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो सामान्यतः बाकी जॉब की तुलना में एक डाइवर्स फील्ड मिलता है काम करने का. ये सिर्फ 10 से 6 वाली नौकरी नहीं है जिससे बोरियत नहीं आती. तो दूसरी बात यह है कि अगर हम ग्राउंड लेवल पर काम करना चाहते हैं तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यदि हम डायरेक्ट जनता के संदर्भ में अगर कुछ कहें तो. और आप में ऐसा क्या है कि आपको सिविल सेवा में लिया जाए? सर जहाँ तक मुझे लगता है, चूँकि मैं क्रिकेट खेलना भी मेरी रुचि रही है, मुझे लगता है सबसे पहला गुण जो मुझे लगता है वो एक लीडरशिप का है. दूसरी बात, मैं एक ऑब्जेक्टिव पर्सन हूँ. किसी भी मामले में मैं सामान्यतः किसी धर्म, जाति या फिर संप्रदाय के आधार पे कोई भी ऐसी बात जो किसी को चुभे वो मैं नहीं करता. मैं एक सेंसिटिव पर्सन हूँ, विशेष तौर पर जेंडर सेंसिटिव की अगर मैं बात करूँ. इसके अलावा मुझे लगता है कि डिसीजन मेकिंग की पावर मुझ में है, जो मुझे लगता है कि एक सिविल सेवाओं के लिए आवश्यक तत्व है. हिमांशु, आपने भूगोल विषय लिया है. यस सर. बिजनौर से आप आते हैं. मुझे बताइए कि जो तराई के क्षेत्र होते हैं वहाँ क्या विशिष्ट भौगोलिक स्थितियाँ होती हैं जिनसे वहाँ क्या एग्रीकल्चर और वहाँ की अन्य वेजिटेशन जो है प्रभावित होती है? सर भौगोलिक स्तर पर देखा जाए तो जो तराई क्षेत्र है वो भाबर के बाद आता है. भाबर के बाद आने का तात्पर्य सर यहाँ पर यह है कि जो नदियाँ पर्वतों से उतरती हैं वो स्थल पर पहली बार अनावृत होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर सर काफ़ी मात्रा में आर्द्रता होती है. और दूसरी बात सर, चूँकि वो क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से मिलने वाली जो मानसूनी पवनें हैं वहाँ पर आके काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश करती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर सर जैव विविधता भी ज़्यादा होती है. इसकी वजह से सर वहाँ पे जो फसलों के संदर्भ में यदि बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अवसर होते हैं कि चूँकि वो वहाँ की भूमि में ऑर्गेनिक मैटर्स हैं वो काफ़ी मात्रा में होते हैं. इसके बावजूद जब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा इलाका दरअसल तराई क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कोने से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक लगातार दिखाई देता है. और आपने बताया कि ये जैव विविधता के लिए एक अच्छी जगह है. इसके बावजूद उत्तर प्रदेश का फॉरेस्ट कवर इतना कम क्यों? सर उत्तर प्रदेश में फॉरेस्ट कवर की बड़ी वजह है क्योंकि तराई का जो क्षेत्र है वो मुख्यतः सिर्फ सीमांत क्षेत्र है जो उत्तरी सीमा से संबंधित है. बाकी का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो मुख्यतः ऐसा है जो या तो जलोढ़ मृदा है. यहाँ पर चूँकि कृषि गहन स्तर पे होती है, जनसंख्या का जो घनत्व है वो सर 800 से भी ज़्यादा है, तो वहाँ पर निर्वनीकरण की समस्या काफ़ी व्यापक है. और जो दक्षिण का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का जिसमें सर विशेष तौर पर बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है, वहाँ पर वर्षा की मात्रा तुलनात्मक तौर पर बहुत कम है. अगर पश्चिम की बात करें तो मुश्किल से 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक औसत वार्षिक वर्षा होती है, जिसकी वजह से सर औसत जो जैव विविधता है उत्तर प्रदेश की बाकी राज्यों की तुलना में काफ़ी कम है. या ऐसा तो नहीं कि इसके कारण जो है वो मानवीय हस्तक्षेप ज़्यादा है, क्योंकि अन्यथा तो बहुत उर्वर जगह है, बहुत सारा फॉरेस्ट कवर संभव था. यस सर, मैंने पहले ही मेंशन किया. एक्चुअली चूँकि जनसंख्या घनत्व काफ़ी ज़्यादा है, वो कृषि गहन स्तर पे होती है. इसके अलावा नगरीकरण के कारण भी सर वहाँ पर जो जैव विविधता की हानि हो रही है वो निर्वनीकरण को बढ़ावा मिल रहा है. अगर उत्तर प्रदेश इस बात का अपराधी है, दोषी है कि देश भर के में उसकी वजह से पर्यावरणीय चिंताएं आती हैं, क्योंकि लगभग ज़ीरो फॉरेस्ट कवर है, इतना ज़्यादा कृषि होती है जो कि अपने आप में कार्बन पॉजिटिव चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश बाकी राज्यों को इस बात के लिए मुआवजा दे, मतलब किसी रूप से इसको कंपनसेट करे, क्योंकि एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन में उसका बहुत बड़ा हाथ है और कंजर्वेशन लगभग शून्य है.
सर जहाँ तक बात मुआवजा देने की है, तो चूँकि उत्तर प्रदेश की सर भौगोलिक विशेषता ऐसी है, उत्तर प्रदेश में वार्षिक वर्षा ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा। अगर सर पूर्वी उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो औसत वार्षिक वर्षा काफ़ी कम है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र है, वहाँ पर सर जो वन से संबंधित प्रयास हैं, वहाँ पर सर ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि वर्षा ही कम है। दूसरी बात है, वहाँ पर मृदा उतनी उर्वर नहीं है उस क्षेत्र में। और इसके अलावा जैसे जनसंख्या घनत्व इतना ज़्यादा है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम जनसंख्या को कहीं दूसरी जगह प्रवास के लिए भेज दें और उनसे ये कहें कि हम आजीविका का कोई दूसरे साधन उपलब्ध करवाएं। तो ये बात ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश इस मामले में लगभग 9% ही है वहाँ पर, जो वहाँ का कुल फॉरेस्ट कवर है। लेकिन सर ये मुआवजे वाली बात बहुत ज़्यादा तार्किक नहीं होगी, उसके बजाय उत्तर प्रदेश खुद से ही जो प्रयास करे तो ज़्यादा बेहतर है कि फॉरेस्ट कवर उसको बढ़ाने दें। थैंक यू सर। हिमांशु, मुझे ये बताइए कि अभी लगातार जो रुपए की वैल्यू में डिप्रिसिएशन हो रहा है, यस सर। ठीक है, गिरती जा रही है, तो उसके क्या मूलभूत कारण हैं? सर सबसे पहला कारण तो यही है कि चूँकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो श्रृंखला है, मतलब आपूर्ति श्रृंखला, वो बाधित हुई है। इसके अलावा जो यूक्रेन संकट है सर, उसकी वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तेल की कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से चूँकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ की 80% तेल आवश्यकताएँ आयात के माध्यम से पूरी ये होती हैं। भारतीय रुपए के साथ ही हुआ है कि वही गिरा है या बाकी करेंसीज में भी गिरावट है? नहीं सर, ऐसा नहीं है सिर्फ भारत का, अधिकांश मामलों में जो विकासशील देश हैं उनमें सभी में सर डेप्रिसिएशन है। दक्षिण एशिया के विशेष तौर पे देश उसमें शामिल हैं सर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA क्या होता है? सर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का संबंध सर उन ऋणों से होता है जो 90 या उससे ज़्यादा दिन से बकाए में होती है, यानी कि उनका जो भुगतान नहीं किया जाता सर। अच्छा, तो अगर हम बैड डेट बोलें या NPA बोलें, एक ही बात है? सर NPA सर शुरुआती अवस्था होती है, बैड डेट तब होता है जब सर वो डाउटफुल एसेट्स में काउंट हो जाती है सर। यदि उसमें 1 साल से ज़्यादा हो जाता है सर, जैसे सर उसमें सर अकाउंट बनाए जाते हैं, जैसे कि स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 जहाँ पर 30 दिन तक होता है। उसके अलावा सर स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 और 2 करके होता है। उसके बाद सर जब तीसरे के बाद आती है तो उसको चलिए डाउटफुल ठीक है, मुझे ये बताइए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से आप क्या समझते हैं? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सर किन्हीं भी दो देशों के बीच होता है जो सामान्यतः आयात और निर्यात की जो वस्तुएं हैं उन पर जो आयात शुल्क हैं उसको शून्य करने की कोशिश की जाती है ताकि द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। भारत को लगातार ये चिंता रही है कि हमने जिस भी देश के साथ FTA किया है तो हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है। सर। और हमारी इंडस्ट्रीज फ़ायदा नहीं ले पाई FTA का। यस सर। सर इसके कारण है कुछ, चूँकि भारत तो ये इसमें FTA जिम्मेदार है या हमारी कमी है? सर FTA को तो जिम्मेदार नहीं बताया जा सकता, क्योंकि यदि FTA जिम्मेदार होता तो भारत इसको आगे हो नहीं सकता है हमने नेगोशिएट ठीक से नहीं किया है, हो सकता है हमने उसमें कुछ क्लॉजेज हैं जो दूसरे देश के पक्ष में ज़्यादा हैं। यस सर, कुछ मामलों में ऐसा दिखता है, जैसे विशेष तौर पर सर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की बात करें और यदि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की बात करें तो वहाँ पे जो खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग है वो भारत की तुलना में काफ़ी ज़्यादा विकसित है। इसके अलावा सर जो कुछ ऐसी मदें हैं जहाँ पर भारत ने उतना काम नहीं किया, जैसे सर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, तो वो उन संदर्भ में सर भारत अभी हाल में भारत ने किन 2 देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं इसी वर्ष? यस सर, ट्रेड एग्रीमेंट सर जहाँ तक मुझे याद है एक तो सर ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था और दूसरा सर सॉरी ध्यान नहीं। चलिए कोई बात नहीं। आप तो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। यस सर। तो अभी एक पाकिस्तानी क्रिकेटर ने एक भारतीय क्रिकेटर, पुराने पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, उन्होंने भारतीय क्रिकेटर के ऊपर टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो किस क्रिकेटर के बारे में ये कहा है? सॉरी सर, मैं इस तथ्य से अवगत नहीं हूँ। नहीं पता आपको? अच्छा, और अभी हम देखें अगर क्रिकेट में तो लगातार भारतीय क्रिकेट में विराट कोहली के टीम में बने रहने को लेकर एक विवाद है। यस सर। तो कई लोगों का मानना है कि अगर भाई जितना भी अच्छा प्लेयर हो अगर फॉर्म में नहीं है तो उसको टीम से बाहर करना चाहिए। यस सर। लेकिन BCCI ने उन्हें सिर्फ रेस्ट करवाया है, उन्हें टीम से बाहर नहीं किया है। यस सर। आपको क्या लगता है कि ये ठीक है? सर मुझे लगता है कि किसी भी खिलाड़ी के जीवन में ऐसे दौर आते हैं जब वो वहाँ पर ख़राब प्रदर्शन करते हैं। विराट कोहली की यदि बात करें तो सर उनका जो प्रदर्शन है अभी तक, जितने भी काफ़ी ज़्यादा जितना उनका करियर है 33 साल का, 70 शतक वो लगा चुके हैं, तो मुझे लगता है कि सर बाहर करने से ये बेहतर है कि उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए उनको, मतलब ये नहीं कि बाहर कर दिया जाए, उनको व्यक्तिगत स्तर पे ये कोशिश करनी चाहिए कि जब तक वो फॉर्म में वापस ना आए तो बेहतर यही होगा कि सेलेक्टर्स पे दबाव ना बना के वो खुद सर डोमेस्टिक क्रिकेट को कुछ दिनों खेलें ताकि वो सर फॉर्म में आ सके। मतलब उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए? नहीं सर, अगर इसी को हम एडमिनिस्ट्रेशन में ले जाएं कि अगर कोई ऑफिसर है और वो लगातार
पहले उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन वो एक टाइम के बाद जिस पोजीशन पे है वहाँ अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। यस सर। तो फिर सिर्फ क्योंकि उन्होंने पहले अच्छा काम किया है उन्हें बनाए रखा जाना चाहिए या उनको हटा दिया जाना चाहिए? सर एक्चुअली निश्चित तौर पे जो उत्पादकता है उसके आधार पे ही निर्धारित होगा कि किसी व्यक्ति को कहीं पर बनाकर किसी पद पर बने रहना चाहिए नहीं। बात अगर सिविल सेवकों की बात करें तो सर निश्चित तौर पे जो अच्छा काम कर रहा है उसी को आगे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि उत्तर प्रदेश में अभी जो सरकार है वर्तमान में, उसमें कौन-कौन सी पार्टियां शामिल हैं? आ, सर उत्तर प्रदेश, सॉरी सर इस विषय में तो जानकारी नहीं है। आप तो उत्तर प्रदेश से आते हैं। यस सर, माफ माफ सॉरी सर। तो कोई भी पार्टी नहीं बता सकते हैं? मतलब सर गठबंधन की बात कर रहे हैं सर? हाँ, गठबंधन। गठबंधन में तो सर सॉरी सर मुझे ध्यान नहीं है, बस चलिए, मुझे तो ये पता है कि वहाँ पे सर बहुमत की सरकार है, इतना ही पता है। सॉरी ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। हिमांशु, आपने सर। बताया कि उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार है। ठीक है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल कौन है? मुख्य विपक्षी दल सर इस समय जो समाजवादी पार्टी है। उसमें विधानमंडल दल के नेता कौन है? सॉरी सर मुझे इस विषय में। प्रजातंत्र के लिए विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है यस सर। और उसके नेता का नाम पता होना उससे भी ज़्यादा आवश्यक है। यस सर, माफ़ करना इस आपको विषय में। लगता है कि सिर्फ सरकारों के नेताओं के नाम जानने से या उनके प्रति रुचि रखने से ही महज काम नहीं चल जाता? वी लिव इन एवरीडे डेमोक्रेसी, हर Yes. दिन का प्रजातंत्र हमें जानना चाहिए। ये निश्चित तौर पर सर, क्योंकि विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो सरकार को विभिन्न कार्यों के संदर्भ में बार बार उत्तरदायी ठहराए। यदि कोई भी कार्य ऐसा हुआ तो पारदर्शिता पूर्वक हो और उसमें हाँ। सभी की सहमति हो, तो निश्चित तौर पर सर एक विपक्ष। ठीक है महत्वपूर्ण है। हिमांशु, मुझे बताइए कि पिछले 6 महीनों में ऐसे कौन से मुद्दे थे जहां पे विपक्ष मुखर होकर उत्तर प्रदेश में सामने आया और उसने अपनी बातें कहीं सामने रखी? यस सर। सर पहला मामला तो है सर जो कृषि को लेकर था, जो कृषि बिल को लेकर था, उसमें उत्तर तो प्रदेश। काफी पुराना मुद्दा हो गया, 6 सर, महीने की मैं बात कर रहा हूँ। यस सर। एक्चुअली एक तो सर सरकार की जो वर्तमान सरकार की नीतियां हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कई जो मीडिया में जिसको सर लोकप्रिय तौर पे बुलडोजर सरकार कहा जा रहा है, काफ़ी जो विपक्षी दलों ने सर उस पर आरोप लगाए हैं। और इसके अलावा जो सर ज्ञानवापी के संदर्भ में जो विवाद चल रहा है और उत्तर प्रदेश का जो उस पर स्टैंड है, उत्तर प्रदेश सरकार का जो ऑफिशियल स्टैंड है, उसको लेकर कुछ विवाद है। और इसके अलावा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है सर। ये विवाद है या मुद्दे हैं? मुद्दे हैं सर। ठीक है, आपने सही ध्यान दिलाया कि बुलडोजर गवर्नमेंट या बुलडोजर न्याय यस की सर। जो कल्पना है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो क्या है? सर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अभी उन्होंने पूरी तरह से उस पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया है। उनका सर जो ऑफिशियल स्टैंड है वो ये है कि ऐसा कोई भी जो विकास कार्य किया गया है या कोई भी जो अतिक्रमण किया गया है वो उत्तर प्रदेश में नेम एंड शेम पॉलिसी काफी अधिक प्रचलित है, Yes, ये sir. क्या है? सर कुछ शहरों का नाम परिवर्तित करके आप समझ नहीं पा रहे हैं। नेम एंड शेम यानी कि जो कल्प्रिट्स हैं, यानी जो लोग हैं जो इन्वॉल्व हो सकते हैं, पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है किसी भी घटना में, उन शहर के मुख्य स्थानों पर, चौराहों पर उनकी पिक्चर और उनके नाम के साथ उनको जो है नेम एंड शेम किया जाता है। थैंक यू सर। ये कहाँ तक जायज़ है? ये सर जहाँ तक मुझे लगता है कि यदि नागरिकों की भागीदारी किसी भी परियोजना में बढ़ती है तो उससे सर उसका क्रियान्वयन आसान हो जाता है, और अगर लोगों का नाम सर उससे जुड़ता है तो बेहतर ही होगा। ठीक है, मुझे हिमांशु बताएं कि घर सिर्फ चारदीवारी नहीं होती बल्कि आपके बेहतर जीवन के लिए उम्मीद भी दिखाती Yes, है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री आवास योजना की सफलता के बारे में मुझे 3 बिंदु बताएं। सर सबसे पहले तो ये कि एक वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा आवास योजना उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना की सफलता के बारे में सिर्फ 3 मुख्य बिंदुओं के बारे में। उत्तर प्रदेश विशेष उत्तर प्रदेश सर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सब इस बार ही सर आर्थिक सर्वे में जिक्र किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्होंने सबसे ज़्यादा भारत में घरों का निर्माण करवाया है। कोई पर्टिकुलर नंबर है उसके बारे सर में? पर्टिकुलर नंबर मुझे ध्यान नहीं है सर। आसपास अप्रॉक्सीमेट? मेरे ख्याल से सर जहाँ तक मुझे ध्यान है सर 6.5 लाख था शायद, मैं श्योर नहीं हूँ मैं। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे बताइए हिमांशु कि पार्लियामेंट्री कमेटीज़ क्या होती हैं? यस सर। सर कई मामलों में ऐसा होता है जब विधायिका के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाना चर्चा के माध्यम से संभव नहीं हो पाता, इसीलिए सर संसदीय समितियों का निर्माण किया जो कि वो वर्ष भर काम करती हैं ठीक और है, सरकार के प्रत्येक कार्यों का मूल्यांकन ठीक ढंग से कर पाती हैं। ठीक है। यदि हम इनके वर्गीकरण पे देखें तो ये लगभग 2 तरीके की होती हैं। यस सर। लेकिन संसदीय समितियों का जो कार्य है और जो इनके द्वारा नियंत्रण किया जाता है कार्यपालिका पे, यस सर।
आपको नहीं लगता कि इसका विवरण सार्वजनिक हो तो प्रजातंत्र को और अधिक मजबूती दी जा सकती है? यस सर, अधिकांश मामलों में ऐसा होना चाहिए कि पारदर्शिता पूर्वक हो और कोई भी जो विचार है वो सिर्फ खिड़की के पीछे ना हो, पर्दे के पीछे ना हो, वो सार्वजनिक हो। लेकिन सर कुछ सुरक्षा के मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर पूरी तरह से उसको अगर हम आम जनता के सामने रखें तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा के सम्मुख एक संकट के तौर पे देखा जा सकता उत्तर प्रदेश में एक योजना है जिसका नाम है कायाकल्प योजना, वो क्या है? यस सर, कायाकल्प योजना के बारे में सर श्योर नहीं हूँ सर मैं, मुझे ध्यान नहीं है, सॉरी सर। थैंक यू सर। ओके हिमांशु। यस सर। हिमांशु, ये बताइए कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देखें तो भारत के कई राज्यों के का जो डायस्पोरा है, जो प्रवासी नागरिक बाहर जाके रहते हैं, यस सर, वो काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं वहाँ की राजनीति में, वहाँ के सामाजिक जीवन में। पंजाब का उदाहरण ले सकते हैं, केरल का उदाहरण ले सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश जो कि बड़ा राज्य है, उसके भी नागरिक बाहर पर्याप्त मात्रा में हैं। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश की राजनीति पर एनआरआईज़ का प्रभाव और उत्तर प्रदेश के सामाजिक जीवन पर एनआरआईज़ का प्रभाव उस पैमाने पर नहीं दिखाई देता। यस सर। क्यों है ऐसा? सर मुझे लगता है कि जहाँ तक ये वाली बात है प्रवासियों की, तो अधिकांश प्रवासी सर उन्हीं राज्यों से गए हैं जो आर्थिक तौर पर सामान्यतः समृद्ध राज्य माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश या अन्य राज्य जहाँ की जो आर्थिक विशेषता है वो उतनी ज़्यादा समृद्ध नहीं है, जैसे कि आपने अभी उदाहरण दिया सर पंजाब का, वहाँ पर अधिकांश जो कृषक जो कि सामान्यतः एक उच्च आर्थिक वर्ग से ही आते हैं, वो सर वहाँ पर गए हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या ऐसी नहीं है सर जिनकी स्थिति उतनी बेहतर हो जो सामान्यतः प्रवासियों में एक बड़ा योगदान दे सके। तो अगर भारत की ही बात करें तो भारत में प्रवासी मुख्य रूप से सर उत्तर प्रदेश से, जो विदेशी स्तर पे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से सर उनका योगदान उतना ज़्यादा नहीं दिखता। यही संख्या में कम है या वो प्रभावशाली कम है? ये सर संख्या में तो पर्याप्त है। अगर आप देखें तो पूरा आजमगढ़ लगता है कि वहीं जाके बैठा हुआ है। ये ठीक है, यूरोप में नहीं होंगे, कनाडा में नहीं होंगे, लेकिन मिडिल ईस्ट में होंगे, अरब देशों में होंगे, बड़े पैमाने पर है। ये सर सीमित स्तर पे मेरा, जहाँ तक आपने कहा सर, पश्चिमी एशिया के कुछ सीमित देशों में, इसके अलावा सर मॉरिशस जैसे देशों में ही यहाँ पर है। तो मुझे लगता है कि सर उसके लिए सर उतना ज़्यादा प्रयास, सर जनसंख्या चूँकि कम है उनकी, एक तो ये बात, और दूसरी बात जो दोनों ही राज्यों में, यस सर, पंजाब में भी और केरल में भी और कई और गुजरात इत्यादि में भी राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर प्रयास किया जाता है, यस सर, कि एनआरआईज़ से योगदान लिए जाएं, उनकी बड़ी भूमिका। उत्तर प्रदेश में ऐसा प्रयास भी ज़्यादा नहीं दिखाई देता है। सर पहले तो नहीं किया गया था, लेकिन अभी ये कहना कि प्रयास नहीं किया जा रहा है। जैसे सर अभी उत्तर प्रदेश सरकार का एक इनिशिएटिव है इन्वेस्टर समिट, वो सर आयोजित किया, जैसे सर लास्ट ईयर आयोजित किया गया था। तो उसमें सर इसी बार के आर्थिक सर्वे में उन्होंने जिक्र किया है कि लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए के उन्होंने MOUs हासिल किए हैं जो इन्वेस्टर समिट को, जिसमें सर प्रवासियों का काफ़ी अहम योगदान रहा है, जिसमें से सर 3.5 लाख करोड़ रुपए ऐसे हैं जो कि सर क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में ऐसे निवेश प्रस्ताव। तो उत्तर प्रदेश सरकार सर वर्तमान में प्रयास कर रही है। चलिए, आपने जाते जाते बस इतना बता दीजिए, आपने कहा था कि आप जेंडर सेंसिटिव व्यक्ति हैं। यस सर। मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति, यस सर, जेंडर सेंसिटिविटी के स्तर पर कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रतीत होती नहीं। यस सर। ना तो प्रतिनिधित्व बहुत ज़्यादा है। यस सर। और प्रतिनिधित्व यदि सांकेतिक रूप से मिल भी जाए तो प्रभाव बहुत कम है महिलाओं का राजनीति में। कैसे इसे सुधारा जा सकता है? सर इसके लिए प्रयास संस्थागत स्तर पर करने होंगे। सबसे पहला तो ये है कि उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं की साक्षरता है वो काफ़ी कम है। जैसे सर 68% है वैसे तो वहाँ की साक्षरता, लेकिन महिलाओं की साक्षरता काफ़ी ज़्यादा कम है। तो सबसे पहला प्रयास तो वो करना होगा। दूसरी बात जो सर शिक्षा को लेकर ही है, जो ग्रामीण स्तर पर लोगों की मानसिकता सामान्यतः ये पाई जाती है कि जो महिला है वो एक दायित्व के तौर पर देखना, विशेष तौर पे यदि कोई गर्ल चाइल्ड है उसके संदर्भ में। और दूसरी बात जो पंचायती राज के संदर्भ में जो अभी फ़िलहाल एक अलग प्रथा चलती है जिसको सर सरपंच पति कहते हैं, वो जो प्रथा है उसको दूर करके सर ऐसा काम कर सकते हैं जहाँ पर जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है महिलाओं को बढ़ाया जा सके, जो अभी फ़िलहाल 47 है, जो कि काफ़ी कम है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से। तो सर ये प्रयास किए जा सकते हैं। ठीक है हिमांशु, आपसे बात करके अच्छा लगा, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। आइए हिमांशु। थैंक यू सर। हिमांशु, ये आपका पहला इंटरव्यू है? यस सर, पहला इंटरव्यू।
इससे पहले आपने आयोग में कोई इंटरव्यू नहीं दिया है? नहीं सर, पहले कभी नहीं दिया। क्या लग रहा है आपको आपकी परफॉर्मेंस के बारे में? आप आज की परफॉर्मेंस आप खुश हैं या कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां आप ये काम करेंगे? सर मुझे लगता है मेरी जो आज की परफॉर्मेंस है तो सर मैं तो अपने रेट बिलो एवरेज ही करूँगा, क्योंकि कई मामलों में सर मैं तथ्यात्मक चीज़ें नहीं बता पाया। और सर जो लास्ट वाला क्वेश्चन था महिलाओं के संदर्भ में, जो राजनीतिक सुधारों के संबंध में था, वो मुझे लगता है कि सर थोड़ा सा उसमें कुछ और स्टेप भी बताए जा सकते थे। देखिए आपका इंटरव्यू 26 को है ना? यस सर, 26 को। तो आपके पास 3-4 ही दिन है। यस सर। कुल मिला के सीमांशु एज अ कैंडिडेट आप काफ़ी इम्प्रेसिव हैं। आपका सामान्यतः पर्सोना अच्छा है, आपका व्यक्तित्व अच्छा है, आपका प्रवेश करने का तरीका ठीक है, बैठने का तरीका ठीक है, सामान्यतः वर्बल कम्युनिकेशन ठीक है। एक आध जगह पर ऐसा लगता है कभी कभी कि गति थोड़ी तेज होती है, लेकिन वैसे सामान्यतः ठीक है। यस सर। हैंड मूवमेंट भी ज़्यादा नहीं है, आई कांटेक्ट ठीक है, फ्लो सामान्यतः अच्छा है। एक आध जगह पे जैसा बताया गति तेज होने से कभी कभी थोड़ा सा प्रभाव कम होता है, बट अन्यथा ठीक है। यस सर। जहाँ तक आज की परफॉर्मेंस का प्रश्न है, अधिकांश जगहों पर आपका विश्लेषण अच्छा है। जब आपके पास तथ्य हों या आपको तथ्य दिए जाएं तो अब आप उनके बीच उनका विश्लेषण ठीक कर लेते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में ठीक है, एक आध और पॉइंट दिया जा सकता है, लेकिन आप चुप नहीं थे, तो विच इज़ अ गुड थिंग। यद्यपि एक आध जगह बीच में मुझे ऐसा लगा कि लिसनिंग जो है वो थोड़ी और इम्प्रूव होनी चाहिए। लिसनिंग का मतलब होता है कि जब आप सुने तो आपको पहली बार में दो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। एक तो स्वाभाविक है, अर्थ समझ में आना चाहिए कि क्या बात है, और दूसरा बोर्ड मेंबर जानना क्या चाहता है, उसकी नीयत क्या है, ये भी समझ में आना चाहिए। मसलन एक जगह पे तो आप बोर्ड मेंबर जो जानना चाह रहे थे उसके विपरीत, मसलन जब कहा गया नेम एंड शेम, तो आप उस पूरे प्रकरण को एक तो समझ नहीं पाए, वो हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से कहते सर मुझे इसके बारे में जानकारी। सर एक्चुअली मेरे थोड़ा सा समझ नेम एंड शेम आप समझ रहे हैं, इसका मतलब था जैसे बड़े बड़े पोस्टर लगा के कह दिया जाता है कि इन्होंने एक इस आंदोलन में हिस्सा लिया और उनका फ़ोन नंबर दिया। यस सर। तो उस वो वाली पॉलिसी याद है ना? यस सर। जिसमें बड़े होर्डिंग लगाए गए थे लखनऊ। यस सर। वो उस पर रेफर्ड था और आप उसने कहा नहीं बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। सर मुझे ध्यान ही नहीं तो था। ये जो लिसनिंग है, मतलब जब आप समझें कि मूल मंतव्य क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें दो काम कर सकते हैं। एक तो इंश्योर करें कि आप तभी बोलेंगे जब आपको समझ में आ गया, नहीं तो आप मना कर सकते हैं। इसमें सर जैसे कोई समझ में नहीं तो रिपीट करने के लिए बोल सकते हैं। दोनों चीज़ कर सकते हैं। यदि आपको ना समझ में आए तो कहते हैं मैं इस समय याद नहीं कर पा रहा हूँ किस प्रकरण में, यदि आप मुझे संकेत करेंगे तो मैं कर पाऊंगा, अन्यथा मेरे पास जानकारी नहीं। यस सर। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। यस सर। तो वो आप थोड़ा सा देख सकते हैं। लास्ट सजेशन, देखिए कंट्रोवर्शियल इश्यूज खासतौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति या उत्तर प्रदेश के मामले में थोड़ा सा सतर्क रहकर उसको हैंडल करेंगे। yes, यूपीएससी की तुलना में यूपी के बोर्ड में इस बात को लेकर संवेदनशीलता थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। अपने आप अगर आप बुलडोजर सरकार जैसे शब्द बोलेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत सलाह नहीं दी जा सकती। यस सर। ठीक है ना? आप उसे अवॉइड कर सकते हैं या कुछ ज़्यादा कुछ मतलब भिन्न तरीके से उस बात को कह सकते हैं। यस सर। और खुद मत फ्रेज दीजिए। यस सर। ठीक है ना? बाकी चीज़ें इन जनरल आप अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से जो परफॉर्मेंस है उसे मेंटेन कीजिए। एक आध जगह पे थोड़े से बदलावों की जरूरत है जो सजेस्ट किए गए वो देख लीजिए, बाकी फिर जितना रिवीजन कर सकते हैं कीजिए। एक चीज़ थी सर, शायद बैठने का पोस्चर मेरा पता नहीं, मुझे पता नहीं अजीब लगा क्योंकि सर मैं एक शायद कांप रहा था, ऐसा लग रहा था। नहीं, वो अंदर से आपको लग रहा होगा, थैंकफुली यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा था। अच्छा, ठीक है। और जनरली आप कॉन्फिडेंट लग रहे थे, ऐसी चिंता की बात बिल्कुल नहीं है। आप उस बारे में परेशान मत होइए, ध्यान से वीडियो देखिएगा, आपको रियलाइज होगा कि वो वाला हिस्सा बिल्कुल भी नहीं। ओके, ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।